रंगमंच का सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि इधर कलाकार ने डायलॉग बोला और उधर उसे सामने से रिएक्शन मिला तुरंत, तो यानी आई कांटेक्ट से जुड़ कर तुरंत मिला। एफडी आप जमा करते हैं 1 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन वहां यहाँ कैश हो रहा इधर डायलॉग में तुरंत कैश आपको रिटर्न मिलता है। तालियों के साथ मिलेगा, नाराजगी के साथ में, प्यार उससे से बड़ी कमेंट्स आते खुशी, हैं। उससे बड़ा कलाकार के लिए कुछ नहीं। कहीं कोई मोड़ सारी जिंदगानी कह जाता है और सफर अपनी ही जबानी कह जाता है। जरूरी नहीं कि सारी दास्तान सुनानी पड़े दुनिया को, फकत एक इशारा सारी कहानी है। वाह। आज रंगमंच, हिंदी रंगमंच विशेष तौर पर कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। इसके अच्छे दिन वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग के साथ उतरने की जरूरत है। तो मानते हुए बंदे में बनती है, लेकिन कुछ देर बाद वो छटपटाने लगती है। वो कहती है मैं आवरण ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती, ओढ़ नहीं सकती मैं। वो खुल के बाहर आ जाती है। वो खुल के बाहर आ जाती है तो दादा दादी को पहले बुरा लगता है, लेकिन फिर उनके धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं भाई, हमें अगली पीढ़ी के साथ हमें भी सोच मिलानी पड़ेगी, मैनेज करना मिलानी पड़ेगी। तो वो उनके साथ सोच मिलाते हैं। उसके बाद कुछ दिन वही रहने के बाद अभिनय ऐसा कि जीवन जी रहे हो और जीवन ऐसा कि अभिनय कर रहे हो। वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि जब कोई व्यक्ति 27 साल सार्वजनिक जीवन में, और वो भी उस सर्विस में दिए हो जो ऑडिट की सर्विस रही हो, तमाम तरह की ऑडिट करने का कार्य किया हो, और बाद उसके अभिनय के लिए निकल गया हो माया नगरी, और माया नगरी में जो झंडा बुलंद कर रहा हो अपने अभिनय का, ऐसी शख्सियत जीडी न्यूज के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका साथ आपके दोस्त अनुज प्रताप सैनी। बात उस शख्सियत की हो रही है जिसने मात्र 8 साल की उम्र में अभिनय की पहली सीढ़ी चढ़ी। मुंशी प्रेमचंद का एक नाटक में भूमिका मिली पंडित जी की। बहुत अच्छे से भूमिका अदा की, क्योंकि परिवार भी और संस्कार भी पंडित जी वाले थे। परिवार के संस्कार और माता पिता की परवरिश ऐसे रही कि आप गवर्नमेंट सर्विस में रहे, 27 साल तक जो लगातार ईमानदारी से सर्विस की, लेकिन वो शौक़, जिसको अभिनय का शौक़ कहते हैं, वो शौक़ जिंदा रखा और वीआरएस लेकर बैग समेटा और मुंबई पहुंच गए। मुंबई जाके काम मिला, 5, 6, 7 सीरियल्स में काम किया, कुछ मूवीज़ में काम किया, और आज हाल फिलहाल में बन गए डाक विभाग का वो डब्बा जिसको रेड बॉक्स या पोस्ट बॉक्स कहा जाता है। ऐसे पोस्ट बॉक्स हमारे साथ में मौजूद है जिनका नाम संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। संदीप शर्मा से पोस्ट बॉक्स तक पहुंच गए भाई साहब। जी बिल्कुल। डेला वेला। जी बिल्कुल। और डेला वेला में वो सर्वेंट जी जो कपड़े नहीं बदलता ना, लाल वाले, जी लाल ही रहता है। जी हाँ। पोस्ट बॉक्स का डब्बा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जीवन को जो आपने जिया है, चाहे वो एक अधिकारी के रूप में, ऑडिटिंग करने वाले अधिकारी के रूप में, या मुंबई का वो सफर जिसमें आप जो लाल डब्बे तक आ गए, कैसा महसूस कर रहे इस चीज को लेकर? जी सर्वप्रथम तो अनुज जी आपका और जीडी न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे से बात करने के लिए समय निकाला। जी बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी लाल डब्बे से। यकीनन मेरे चरित्र की जो भोलू फिल्म डेला बेला में है, वो लाल कपड़ा, लाल परिधान उसकी बहुत बड़ी निशानी है। और जब आप उस फिल्म को देखेंगे तो उस चरित्र की जो मासूमियत है वो उस कपड़े में, उस परिधान में साफ तौर पर परिलक्षित होती है। तो आप लोग को भी आनंद आएगा। तो देखना ना भूलिएगा 18 तारीख को वेव्स OTT पर फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी। अब आपका मूल प्रश्न कि मेरे जीवन का सार क्या रहा इतने दिनों में, मैंने जो सर्विस करी और अब मैं जो काम कर रहा हूँ। देखो 100 सुनार की नहीं है, 1 लोहार की। सीधा सवाल, पूरा जीवन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पूरे उससे भी अच्छी बात ये रही अनुज जी कि आपने उस पहलू को छुआ है। अभी तक जो पिछली मैंने जहां भी जितनी भी बातें हुई है उसमें कहीं भी मेरे उस लाल परिधान का जिक्र नहीं आया जो अब आया है आपके साथ बैठ करके। जी तो मैं बता रहा था आपको कि रंगमंच, थिएटर, आमतौर पर समझा जाता है कि रंगमंच वो होता है जो हम 20x12 के मंच पर करते हैं या स्क्रीन पर करते हैं। वो छोटा स्क्रीन हो टीवी का या बड़ा स्क्रीन हो,
फिल्म का। जबकि अभिनय या रंगमंच एक ऐसी विधा है जो हर इंसान पैदा होने से लेकर और अपनी अंतिम सांस तक प्रत्येक क्षण करता है, हर पल करता है। वो अभिनय कभी नहीं छोड़ता। इंसान कुछ करे चाहे ना करे, वो जिंदगी के हर शोबे में अभिनय अवश्य करता है। तो मैंने रंगमंच को अपने जीवन में उतारा। जब मैं नौकरी कर रहा था तब मैंने जो मेरे सामने क्लाइंट आते थे, मैं रंगमंच का इस्तेमाल उनके साथ अपने व्यवहार को बनाने में करता था, जिससे मुझे बहुत आसानी होती थी। और जब मैं मंच पे करता था तो मैं अभिनय को इस्तेमाल करता ही था। तो इसलिए मेरे पूरे जीवन में, चाहे मेरा व्यक्तिगत रहा हो, चाहे व्यावसायिक रहा हो और चाहे रंगमंच का रहा हो, अभिनय ने मुझे बहुत सहायता प्रदान करी है। तो यानी मेरे पास ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, इसमें थिएटर और अभिनय का बहुत बड़ा हाथ है। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जीवन के उस दौर की मैं बात करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया या बताया मीडिया को कि वो 8 साल का छोटा सा बच्चा, मुंशी प्रेमचंद जी की वो कहानी, वो अभिनय, वो पात्र पंडित जी वाला, क्या उससे पहले तैयारी कर चुके कुछ, या उससे पहले सीखने को मिला है? तमाम लोगों में थिएटर में सीखते हैं तो, या रंगमंच के माध्यम से सीखते हैं, या तमाम यहाँ पे संस्थाएं होती है, क्या संदीप शर्मा को उस तरह की संस्था में सीखने का कार्य मौका मिला है? जी, उस समय तो नहीं। उस समय तो आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद एक बात कही थी कि जो संस्कार पंडित के थे, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें वैदिक रूप से किए गए विधि विधान की पूर्ण जानकारी थी। उन्होंने वो जानकारी हमको भी दी, हमें घर में भी सारी पूरी उन्होंने जानकारी दी। तो इसलिए पंडित का अभिनय करने में मुझे कोई बहुत ज्यादा दुश्वारी उस समय नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे पंडित का अभिनय था या पंडित के बेटे का अभिनय? नहीं, पंडित का अभिनय था मेरा। मैं पंडित, छोटी उम्र में बड़े पंडित। जी बिल्कुल। और धीरे धीरे जब मैं अभिनय की सीढ़ियां चढ़ना चालू हुआ तो सर्वप्रथम मेरे जीवन में रमेश पांडे सर आए, पिथौरागढ़ लोहा घाट में जो मेरे पापा की पोस्टिंग हुई, वहाँ पर जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, उन्होंने मुझे सबसे पहले अभिनय की बारीकियां सिखाई। उन्होंने मंच पर मुझे सलीम का रोल दिया, तबला वादक का रोल दिया, अकबर बादशाह का रोल दिया। तो उन्होंने वो अभिनय की बारीकियां मुझे सिखाई। उसके बाद मैं अलीगढ़ चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर मैंने जब अपनी डिग्री और ग्रेजुएशन किया, वहाँ पर वसीउर रहमान सर थे, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर बात करते हैं, एक मिनट आप यहाँ पे सर प्लीज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने अलीगढ़ का जिक्र किया। अलीगढ़ जो तहजीब की नगरी मानी जाती है, मुस्लिम विश्वविद्यालय वहाँ पे है। क्या मौका मिला है उस तहजीब को सीखने का, उस मुस्लिम विद्यालय में जाने का? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताना चाहेंगे आप? जी जी, मैं भी वहीं की बात कर रहा हूँ आपको। मेरी उर्दू जो है, मेरी शायरी जो है, वो वहीं की देन है। जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जी जी, मैं खुद शायरी भी लिखता हूँ। और आप इजाजत दें तो पहले मैं एक शेर बिल्कुल 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 सर करना चाहूंगा कि अगर जब भी, जैसे आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको आप याद रखिएगा कि कहीं भी जब हम कहीं किसी आदमी से बात करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसके पूरे जीवन के सरमाए को हम छोटा करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो उसकी सारी जिंदगी की कहानी कह जाती है। तो वही मैंने उस पर एक शेर लिखा हुआ है कि कहीं कोई मोड़ सारी जिंदगानी कह जाता है और सफर अपनी ही जबानी कह जाता है। जरूरी नहीं कि सारी दास्तान सुनानी पड़े दुनिया को, फकत एक इशारा सारी कहानी कह जाता है। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो ये मेरा अलीगढ़ की ही देन है सर। बात जारी रखिए। वापस आता हूँ तो फिर वहां से यहाँ आने के बाद सहारनपुर आया मैं। और सहारनपुर में जब मैं प्रोफेशनल थिएटर स्टार्ट किया यहाँ पर, तो थिएटर का बहुत बड़ा नाम है जावेद खान सरोहा साहब। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनसे मैंने थिएटर की बहुत बारीकियां सीखी। और तदुपरांत मेरे दोस्त फिल्म लाइन के यहाँ पर कुछ बने, जिसमें काशिफ सिद्दीकी साहब, योगेश शर्मा, ये दोनों बॉम्बे में अभिनय नहीं, निर्देशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भी मुझे बहुत गाइड किया। तो आज अगर मैं बम्बई में हूँ तो इन दोनों का प्रोत्साहन मेरे लिए बैटरी का काम करता है। एनर्जिकल प्रोत्साहन जी, इन दोनों ने मुझे बैटरी, मेरी ऊर्जा मुझे दी, मुझे एनएसडी तक जाने में मदद करी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं गया, मैंने वहाँ शॉर्ट टर्म कोर्स किया और उसके बाद अब बम्बई में अभिनय कर रहा हूँ। शुरुआत आपने बताया कि जिस तरह से
निकल के आए हैं, सीखने का मौका मिला है पूरे जीवन में आपने। लेकिन सर अभी बात कर रहे हैं हम रंगमंच की। आज के परिवेश में रंगमंच क्या सांस नहीं तोड़ रहा है? एक विधा जिसको आपने बोला है, और विधा वास्तव में है भी। पिछले दिनों जो है एक इंटरव्यू हमारा रहा था इफ्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रसन्ना जी, उनसे भी मेरी इस तरह की चर्चा रही है कि जो क्या रंगमंच दम तोड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे संदीप जी, आप रंगमंच को जब हम देखते हैं आज के परिवेश में क्या स्थिति है, और क्या वो पुराने दिन बीते दिन वापसी आ सकते हैं रंगमंच के? एक इकबाल साहब का बहुत मकबूल शेर है, वो मैं यहाँ पर मौजू है तो इसलिए मैं उसको कहना चाहूँगा कि सफ़र तबील था, यानी कठिन सफ़र तबील था और आए थे दो राहें भी, रहा वो भी नहीं गुजर ये भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज रंगमंच, हिंदी रंगमंच विशेष तौर पर कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, इसके अच्छे दिन वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग के साथ उतरने की ज़रूरत है। आज आप देखें गुजराती रंगमंच आज भी जिंदा है और शिद्दत के साथ जिंदा है। मुंबई में मराठी रंगमंच शिद्दत के साथ जिंदा है। बंगाल में बंगाली रंगमंच शिद्दत के साथ जिंदा है। तो सिर्फ हिंदी रंगमंच ही क्यों? उसका कारण है कि ये जितने भी मैंने आपको 3 बताए रंगमंच, ये सब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी अपनी जड़ों से जुड़ाव पूरा का पूरा है, और जब जड़ों से जुड़ाव होता है तो उस चीज से इंसान जुड़ता है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन हिंदी का ये दुर्भाग्य है, आप अभी देख रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, तमिलनाडु में हिंदी की क्या स्थिति हो रही है। स्टालिन, मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता लेकिन सामने आती है बात, M.K. स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हिंदी के प्रति क्या भाव रख रहे हैं। हिंदी भाषा को तो पसंद ही नहीं करते ना। आप चाहे महाराष्ट्र में चले जाएं, जैसे लोगों को देखे वो तो पसंद, वो तो सकल से महाराष्ट्र में देख लें आप, तो वो वहाँ हिंदी का विरोध हो रहा है। जी, अपने देश में हिंदी का विरोध है। तो हम जो हिंदी के लोग हैं, हम उस हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं? तो जब हम हिंदी के लिए करेंगे, जब हम हिंदी को मजबूत करेंगे, तो डेफिनेटली हिंदी रंगमंच भी मजबूत होगा। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, तमाम लोग जो अभिनय को संभाले, चाहे वो छोटी रील्स रही हो या बड़े बड़े, अब तो जो वेब सीरीज भी आने लगे हैं या सीरियल्स भी आने लगे हैं। क्या एक बढ़िया बेहतर मौका है सोशल मीडिया उन नए कलाकारों को, नव अंकुरित कलाकारों के जो काम करना चाहते हैं? मुंबई में जगह नहीं, मुंबई बुला नहीं रही, और वो चाहते हैं कि और रंगमंच हमारा सिकुड़ रहा है। तो ऐसे में ये क्या सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है? क्योंकि कुछ कलाकारों को जो बड़े मौके दिए हैं सोशल मीडिया ने। जी बिल्कुल है, लेकिन देखिए जो रंगमंच है ना सर, जो लाइव थिएटर है उसका कोई तोड़ नहीं है। कि जब दर्शक क्योंकि रंगमंच का सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि इधर कलाकार ने डायलॉग बोला और उधर उसे सामने से रिएक्शन मिला तुरंत, तो यानी आई कांटेक्ट से जुड़ कर तुरंत मिला। एफडी आप जमा करते हैं, 1 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन वहां इधर डायलॉग मिला तुरंत कैश आपको रिटर्न मिलता है। तालियों के साथ मिलेगा, नाराजगी के साथ मिलेगा, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा कलाकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए रंगमंच की अपनी वैल्यू है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, उसको हमें सिस्टमैटिक करना होगा। जो आज सोशल मीडिया पर हमारी फिल्म, हमारी रील आ गई है, मैं इनका विरोधी नहीं हूं, मैं खुद काम कर रहा हूं, तो वो आएगा। जिंदगी जैसे जैसे फास्ट होती चली जाएगी, वैसे वैसे छोटी छोटी चीजें आती चली जाएंगी। लेकिन जो कलात्मकता का स्तर है, उसके लिए आपको समय देना ही होगा। जैसे आपने अगर कोई फिल्म देखी हो और साथ ही कोई सीरियल देखा हो, आप दोनों के अभिनय में देखिएगा कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि सीरियल जो होते हैं वो डेली सोप होते हैं, जैसे डेली साबुन की फैक्ट्री में तो साबुन निकलता रहता है ना, धड़ाधड़ रूटीन बाय रूटीन, वैसे ही यहाँ रूटीन वर्क की तरह से एपिसोड छपते रहते हैं। तो इसलिए इसमें एक्टिंग का उतना स्कोप नहीं होता। लेकिन फिल्म, कोई एक फिल्म जब बनती है तो 6 महीने, साल का समय लेकर के बनती है, और जो समय दिया जाता है तो वो अभिनय भी सामने निकल के आता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो इंस्टेंट हो रहा है, जो सोशल मीडिया हो रहा है, ये इंस्टेंट कॉफी की तरह ऊपर तो जरूर जा रहा है, लेकिन जब थोड़े समय बाद ये नीचे बैठेगा तो अगेन जो एक्चुअल अभिनय है, जो रंगमंच है, जो फिल्म है, उसका जो स्तर है, उसका जो स्टेटस है, वो वापस बरकरार होगा। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 50 साल पहले की। मैंने सुना है, मेरे बाबा जी थे, रुड़की तक साइकिल से चले गए, मेरा गांव तीतरो पड़ता था, और पिक्चर देखने के लिए, दूसरा कोई काम नहीं था।
साइकिल उठाई, और साइकिल होना ऐसा था जैसे आज के समय में आपके पास मर्सिडीज हो। हाँ बिल्कुल, हाँ, ठीक है, वो साइकिल उठाई और साइकिल से रुक के चले गए। मैं समझता हूँ कि 100 किलोमीटर से ज्यादा उनका सफर आना होगा जाना, 150। लेकिन कारण क्या है, दर्शक आज है आपके पिक्चर हॉल तक नहीं जा पा रहा। जी परिवार के साथ हम लोग जो पिक्चर मूवी नहीं देख पा रहे हैं। एक पिता बेटी के साथ नहीं देख पा रहे हैं, एक भाई बहन के साथ नहीं देख पा रहा है। क्या हम फैमिली से बॉलीवुड दूर होता जा रहा है? इसका कपड़े शॉर्ट हो रहे हैं। इसका दोष सिर्फ बॉलीवुड को नहीं दिया जा सकता, इसका दोष ग्लोबलाइजेशन को दिया जा सकता है। क्योंकि जिस समय की आप बात कर रहे हैं, ये तो वो वाली बात होगी कि ये अपने गले से दूसरे गले में डालना। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं तो जितनी बार कलाकारों से बात की यही जवाब आता है। उसका कारण यही जवाब आता है कि समाज ऐसा चाहता है। नहीं, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जिस समय की आपने बात करी कि आपके बाबा जी साइकिल से रुड़की जाते थे, मैं तो एक्चुअल बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तब वो समाज जो था वो ग्लोबलाइज नहीं था, वो बंधा हुआ समाज था, एक निश्चित दायरे के अंदर रहा हुआ समाज था। ठीक है ना जी। उस समय जो पश्चिम की जो सभ्यता थी वो हमारे यहाँ नहीं आई थी। आज पश्चिम की सभ्यता यहाँ पर हावी हो चुकी है, जिस कारण जिसका असर हमारी फिल्मों पर, हमारे सीरियल्स में, हमारे टीवी पर, हमारे इंटरनेट पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जबकि तब ऐसा नहीं था। तब मैं आपको देखता था, आप मुझे देखते थे, हम एक दूसरे को देख करके अपना चलचित्र बना लेते थे। आज हम दुनिया को देखते हैं, आज हम बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं, हम वहां से प्रेरित होकर अपना सिनेमा बना रहे हैं, उसकी कॉपी करके हम अपने इसमें लेकर आए। तो कॉपी नहीं, इसमें क्या आपके बात के पीछे भाव ही नहीं छिपा कि समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समाज एक्सेप्ट कर रहा है। मंजुल जी एक राइटर हुए हैं, उनका एक बहुत अच्छा शेर है और ये सारी स्थिति को साफ कहता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो कुछ समाज में होता है वही साहित्य में अर्पण होता है। आज तो लेन देन की प्रक्रिया है, जैसे तो कैसे मिल जाएगा। जो देखना चाहेगा वही साहित्य देगा। इस सर में एक आज आप बताइए मुझे ना, आप गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान है जी, आज आप लगाइए हॉल में, देखिए कितने दर्शक मिलते हैं उसको। हाउसफुल 5 नहीं मानते कि दर्शक घटे हैं। चाहे आप जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप जो पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, दर्शक रह कहाँ गए हैं? क्वांटिटी आ गई है, लेकिन क्वालिटी में गिरावट आई है। क्वालिटी में मैं वही कह रहा हूँ ना। उसका सबसे बड़ा कारण है स्क्रिप्ट। किसी भी चलचित्र, किसी भी सीरियल, किसी भी फिल्म की जान होती है उसकी स्क्रिप्ट। अगर कथानक मजबूत है, यानी नींव मजबूत है, तभी तो भवन अच्छा बनेगा जी। आप भवन कितना चकाचौंध वाला बना लीजिए, अगर मजबूत नींव नहीं है भरभरा कर गिरी जाएगा। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, समाज का सवाल है। एक दर्शक के आंख से क्या आंसू सूख गए हैं, आंसू चुरा लिए गए हैं जब वो मूवी के सामने बैठता है। आखिर वजह क्या है कि भाव भंगिमा नहीं आती, भाव नहीं उठ पाते जब वो मूवी के सामने बैठता है, जब वो पिक्चर हॉल में जाता है या सीरीज देखता है। तो आंसू निकलते थे। अब से 20 साल पहले जाइए, अब से 30 साल पहले जाइए, मूवी जब भी सामने आती थी, कोई परिवार का व्यक्ति ऐसा नहीं होता था, वो समझता था कि मेरे लिए ये तैयार की गई है। जी। क्या आंसू सूख गए हैं या सुखा दिए बॉलीवुड में? नहीं, मैं पूरी तरह से आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज के समाज में भी ऐसी फिल्में बनती हैं। अगर आप देखें, हम साथ साथ हैं, विवाह जैसी फिल्में हैं जिन्हें देख करके आज भी हम रोते हैं, आज भी आंसू निकलते हैं उन फिल्मों। मैं बात अभी की बात कर रहा हूँ जी, अभी की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है विवाह, अभी मुश्किल से 5-7 साल पहले की फिल्म होगी विवाह। 5 साल में बदलाव नहीं आया? नहीं, इतना ज्यादा नहीं आया सर। आज भी अगर आप फिल्म देखें, आज भी ऐसी इमोशनल फिल्में हैं, जैसे ऊंचाइयां, अभी एक फिल्म आई है। अब तो कश्मीर द फाइल कश्मीर बनती है, अब तो वो बनती है, ये बनती नहीं। ये तो समाज में ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसके जो कुछ आए हैं, आंसू तक लेके आए हैं। अभी जो बर्निंग ट्रेन जाती है वो वहाँ की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समाज में एक तरह का जो वर्गीकरण नहीं पैदा करने ऐसे नहीं। ना मैं इसको नहीं मानूंगा बात को। एक फिल्म है जो अभी तक OTT पर रिलीज नहीं हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस जैसी फिल्म को स्क्रीन नहीं मिल पा रहा है। कभी आपको मौका मिलेगा, देखिएगा। मुझे बम्बई फिल्म में एक फिल्म फेस्टिवल में देखने का मौका मिला था, बिन्नी की फैमिली, मतलब पारिवारिक पिक्चर जी, पारिवारिक पिक्चर है। उसमें बिन्नी एक बच्ची है जो लंदन में रहती है, उसके माता पिता वहां रहते हैं, उसके दादा दादी बनारस में रहते हैं। अब वो जब वहां जाते हैं
तो उस बच्ची में, क्योंकि वो यूरोपियन लंदन की परवरिश है उसकी, तो वो खुलापन चाहती है। जी। दादा दादी आते हैं तो वो बंधन में बन वो जाती पहले है, वाले संस्कार वो बंधन में बन जाती है। उसके माता पिता उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अब तुम 9 बजे से पहले घर आ जाओगी, 9 बजे से पहले घर आ जाओगी, छोटे कपड़े नहीं पहनोगी। वो उनकी बातों को मानते हुए बंधन में बनती है, लेकिन कुछ देर बाद वो छटपटाने लगती है। वो कहती है मैं आवरण ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती, ओढ़ नहीं सकती मैं। वो खुल के बाहर आ जाती है। वो खुल के बाहर आ जाती है तो दादा दादी को पहले बुरा लगता है, लेकिन फिर उनके धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं भाई, हमें अगली पीढ़ी के साथ हमें भी सोच मिलानी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा, मिलानी पड़ेगी। तो वो उनके साथ सोच मिलाते हैं। उसके बाद कुछ दिन वही रहने के बाद वो वापस आ जाते हैं। वो लड़की फिर नॉर्मल हो जाती है। इधर उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। तब उसका पिता कहता है कि मैं माँ को यहाँ बुला रहा हूँ। अब लड़की विरोध करती है कि यार अभी तो गए थे वो, आप उन्हें फिर बुला रहे हो, अब मैं फिर अपना कमरा दे दूं उनको। तो वो उसका विरोध करती है और वो दादा दादी को नहीं आने देती वहां पर। इतने में और वो कहती है कि आप चले जाइए उनके पास पटना में, आपको पैसे ही तो खर्च करने हैं। इंडिया में क्या आज की डेट में इलाज अच्छे नहीं है, आप वहां जाके इलाज कराइए, दिल्ली में इलाज कराइए, मुंबई में इलाज कराइए। तो वो बेटा यहाँ आ जाता है इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ उसकी दादी मर जाती है। और जब वो मर जाती है उसके बाद उस बन्नी को एहसास होता है कि उसने क्या दादी क्या होती है, क्या गलती उसने करी। और तब वो अपनी फैमिली की तरफ वापस आती है, ये लौट आती है एहसास करके, और फिर अपने दादा को वो अपना दोस्त बनाती है और उनको अपने साथ वो लंदन लेकर चली जाती है। तो ऐसी फिल्में अभी भी पिक्चर आ रही है, अभी बॉलीवुड काम कर रहा है। एक तरह से दोस्त देना जाए वो सही नहीं रहेगा। हाँ, पूर्णतः कुछ पार्ट जरूर कलुषित हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं। नहीं, सवाल ये था कि ये कपड़े भी कम कर दिए, समाज में एक संदेश जो बेटर जाना चाहिए। असल में मैं समझ पा रहा हूँ कि ये हमारी 3 चीज़ों पे काम चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी संस्कृति है, सेकेंडली हमारा संविधान के जो मीनिंग्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स के मीनिंग्स हैं, उसको भी लेके चलना होता है, राइट्स उसको लेके चलना। और तीसरा यह है पाश्चात्य संस्कृति के बड़ा, इन तीनों को तालमेल बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसका कारण है अनुज जी, पाश्चात्य संस्कृति ना बड़ी आसान एक्सेप्ट किया जा सकती है, वो कर रहे हैं लोग, आसान चीज की तरफ ही भाग रहे हैं। हर एक शॉर्टकट, एवरीबॉडी जी 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 जी, वो शॉर्टकट अपना रहे हैं। जी जी जी, वही वाली बात है, जीवन में भी, अपने व्यक्ति के जीवन में। लेकिन एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जब आपको पात्र मिलता है, अभिनय मिलता है, जब आप कोई पात्र अदा करते हैं, चाहे वो लाल डब्बे का रहा हो, डाक खाने का, उस लाल डब्बे का, तमाम चीजें रह सकती हैं, संदीप शर्मा कहाँ खड़े होते हैं उस दौरान, ऐसे समय में? जी, उस दौरान वो कहाँ पाते हैं? उस दौरान संदीप शर्मा कहीं नहीं होता, वो चरित्र ही वहां पर होता है। संदीप शर्मा उस चरित्र से एक हल्की सी दूरी रख करके खड़ा होता है। वो बिल्कुल उसमें डूब नहीं जाता कभी भी, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि चरित्र में और व्यक्तित्व में एक हल्की सी दूरी होनी चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। क्योंकि डूबना नहीं चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल कहते थे एक हल्की सी दूरी, गैप जरूर होना चाहिए। अपना आपको रखिएगा। यस, उसका कारण है कॉमन सेंस को प्रिवेल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा चरित्र हत्यारे का है और मेरे हाथ में चाकू है, क्या पता डूब करके मैं सामने वाले की चाकू मारी तो इसलिए मुझे ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैं संदीप शर्मा, मैं भी हूँ, मैं संदीप शर्मा, अभिनय भी है, मैं भी हूँ। अगर मैं चाकू मारूंगा तो वो चाकू वो चरित्र नहीं मारेगा, वो संदीप शर्मा ने मार दिया होगा। लेकिन वो परिकल्पना, अभिनय ऐसा हो जैसा जीवन है, और जीवन ऐसा हो जैसा अभिनय है, वो कैसे परिपूर्ण? वो अपनी जगह पर सही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ हैंड इन ग्लव सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी चरित्र और व्यक्तित्व में एक हल्की सी पन्नी के महीन बराबर वो दूरी जरूर होनी चाहिए, जहां पर कॉमन सेंस रहे। हाँ, इतना समर्पित नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही वो बन जाए और बाहर आके सोसाइटी में आके पता चले आप तो वही क्रिमिनल जो थिएटर पे पर्दे पे थे, वही आके बाहर आके अपने वही दादा मुन्ना भाई बन के घूम रहे हैं। आप हमेशा घूम रहे हैं। हाँ, वही उन्होंने। सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर से आप गए और निरंतर आपने प्रयास किया, मुंबई तक का रास्ता, माया नगरी का रास्ता आपने अपनाया है। माया नगरी में जाके आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो चाह रहे हैं अंदर से एक अभिनेता पैदा करना, क्या कहेंगे लोग? और यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। क्या सहारनपुर के लिए, उन नव अंकुरित कलाकारों के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है? क्या सरकार कुछ अच्छा कर सकती है? क्या ये जितने मोमेंट्स यहाँ पे जो है अभिनय को लेके, रंगमंच को लेके चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ अच्छी शुरुआत की जा सकती है? असल में मेरी पीड़ा रहती है कि सहारनपुर में हम कुछ अच्छा करें। बिल्कुल। पहली बात तो ये, आपने जो एक बात कही कि क्या कहेंगे लोग,
अगर ये भी मैं सोचने लगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए उस बारे में तो छोड़ मैं नहीं दीजिएगा। सोचता हूं। वो उनके ऊपर। तो आपका संदेश है उन लोगों के लिए, हाँ जी, उन लोगों के लिए संदेश कुछ है, तो क्या लोग कहेंगे? कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरी बात जो आपने मेरे दिल के बिल्कुल नजदीक की बात कही है कि रंगमंच के लिए क्या। बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ जी कि मैं सहारनपुर की अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। मुझे कहीं किसी उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं चाहता था कि सहारनपुर के रंगमंच के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। इसलिए मैं वहां पर गया हूं कि अगर मैं एक बार वहां पर ब्रांड बनकर स्टैब्लिश हो गया तब मुझे सहारनपुर में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो संदीप शर्मा के चेहरे पर तो मुझे सपोर्ट करता है कि मैं संदीप शर्मा को जानता हूँ, ये भला आदमी है, रंगमंच कर रहा है, तो सपोर्ट करो। वो रंगमंच को सपोर्ट नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्तिगत नहीं, रंगमंच को सपोर्ट करे। तो वो मैं तब कर पाऊंगा जब मैं एक आधिकारिक रूप से कहीं थोड़े बड़े मंच पर स्थापित हो जाऊंगा। तो मेरे बाहर जाने का एक कारण ये भी है कि सहारनपुर के रंगमंच के लिए मैं कुछ कर पाऊं। और अभी मेरी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर साहब से, मेयर साहब से बात हो रही थी, अजय सिंह जी से। वो ओपन थिएटर है जुबली पार्क में, वो हम कलाकारों को ही वो देने वाले हैं, जहाँ पर प्रति शनिवार इतवार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चालू होते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो मुंबई का रास्ता जो अख्तियार करना चाहते हैं और उनको लगता है कि जो अंधेरे में हाथ पांव मारने वाली बात है। मुंबई तो बहुत बढ़िया, आपने खुद, मैं सुन रहा था कि आपके पास कि मैं वो नहीं था जो चने खा के गुजारे कर रहा था। हाँ जी, क्योंकि आपकी बैक अच्छी जी, थी, बिल्कुल। आपने तैयारी अच्छी की थी, जी। एक लंबा अरसा आपने दिया था सहारनपुर जैसी जगह पे अभिनय को लेके। तो मुंबई में हो सकता है बहुत अच्छा आपको जो है आसानी से मिल गया हो, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं और सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं, उतर के स्टेशन पर पता चला बैग कोई और लेके चला गया, वो खाली घूमते हैं, चने भी नसीब नहीं होते कई बार। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे उन जी, बच्चों के लिए? बिल्कुल। मैं बताऊं, कुछ हमारे यहाँ के बहुत अच्छे बच्चे हैं, अंकुश जोशी हैं जिसमें बहुत अच्छा, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। एक तो सबको ये समझना चाहिए कि वहाँ पर सब कुछ आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ गए और हमारे सामने वहाँ पर प्लेट में सब कुछ रखा हुआ है। वो बच्चे लगातार ऑडिशन बनाते हैं, 20 ऑडिशन भेजते हैं, तब उनमें से कहीं जाकर एक सेलेक्ट होता है, 19 रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी रिजेक्शन कितना झेलना पड़ता है। तो हमें अपने उन बच्चों को जो वहाँ पर मुंबई में काम कर रहे हैं उनको पहले तो समर्थन देना चाहिए पूर्णतः। दूसरी चीज, जो यहाँ से अब जाने वाले हैं उन्हें यहीं पर अपने आप को तराशना चाहिए, क्योंकि बंबई आपको तराशने का मौका नहीं देगी। आपको वो आपके चेहरे पर वो मौका दे देगी, आपको रोल देगी, आप उस रोल को करेंगे। अगर आप उसमें फिट नहीं हुए, डायरेक्टर एक झटके में कहेगा इसको हटाओ, दूसरे को लाओ, क्योंकि वो आपको सुधारेगा नहीं। वहाँ किसी के पास समय नहीं है सुधारने के लिए, लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। तो जो तैयारी करनी है यहाँ से करके जाएं, वहाँ जाकर तैयारी ना करें। और याद रखिए, शॉर्टकट कभी सफलता नहीं दिलाता है। थैंक यू। तो मेरे साथ में संदीप जी, और वो संदीप जी जो मुंबई में है लेकिन पीड़ा सहारनपुर के रखते हैं और रंगमंच की पीड़ा रखते हैं, हिंदी रंगमंच की पीड़ा रखते हैं, और शासन प्रशासन और महापौर से भी बात करते हैं कि सहारनपुर जैसे जगह के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें, जिससे रंगकर्मियों को कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिले, जिससे तराशे हुए वो बच्चे एक अभिनय के साथ में मुंबई जाए और मुंबई वालों को ये लगे कि सहारनपुर से बच्चे जो भी आते हैं वो बहुत बेहतर आते हैं। बात करने के लिए आपका, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।